सभी बच्चों को नमस्कार। बात हम कर रहे हैं 12th सीबीएसई मैथ्स पीवाईक्यूज की, जिसका 2024 का पेपर सेट है 65/2/1। हमने 5 वीडियो इसकी अपलोड की हैं। आपको लग रहा होगा हैं 5 वीडियो में कितना समय ले रहा मास्टर। समय ले रहा क्या, एक समय हमारे पास जितना है उसी हिसाब से वीडियो बनाते हैं और आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो हमने इसके 31 क्वेश्चन हमको लगता है इसके पहले वीडियो में अपलोड किए हैं। आज 32 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, 32 क्वेश्चन क्या कहता है, इस किस सेक्शन का है जरा देख लेते हैं। नहीं, 32 सेक्शन नंबर डी का है, जो कि 5 मार्क्स का है। यानी सेक्शन डी स्टार्ट हो रहा है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब 5 मार्क्स का मतलब, एक मिनट एक सेकंड और देख लेते हैं। 32 से 35 ये सेक्शन डी का है और 5 मार्क्स का है। सही बात है, सुनिए ध्यान से। कह रहा है कि शो दैट अ फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। फर्दर फाइंड द सेट ए so that the given function f such that r to a becomes on to function। दिखाना यह है कि भैया ये 1 1 फंक्शन नहीं है। देखिए, जब आप a टू a लिखते हो तो आप जानते हो, r टू r लिखते हो तो आप जानते हो कि ये डोमेन होता है और ये को डोमेन होता है ना। तो आप क्या करते हैं कि डोमेन में दो एलिमेंट मानते हैं कि x1 और x2 दो एलिमेंट डोमेन में है यहां पर, और ये मान के चलते हैं कि ये डोमेन है r, ये को डोमेन है r, और ये x1 x2 हैं, इन दोनों की इमेज सेम बन रही है। अब ये तो भयंकर ऑन-टू नहीं, 1 1 नहीं है, भयंकर नहीं है। तो बाद में हम ये प्रूफ करते हैं कि x1 x2 की वैल्यू सेम है। दोनों जो दो एलिमेंट हमने माने हैं वो दो ना होकर के सेम है, तो 1 1 का कंसेप्ट हो जाता है, यही होता है ना। तो हम क्या करेंगे, इस कंसेप्ट को लेके चलते हैं कि क्या इस कंडीशन को फॉलो करता है। अगर करता है तो ये 1 1 है। ठीक है, तो देखो, तो हमने मान लिया कि लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r। r बोले तो r तो दो है यहां पर, तो हम यहां डोमेन लिख देते हैं। r मतलब डोमेन r, सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2। अगर ये प्रूफ, ये बताने के बाद अगर x1 x2 की वैल्यू सेम नहीं आती है या गड़बड़ आती है तो फिर ये 1 1 नहीं है। ठीक है, देखो ध्यान से। अच्छा, fx की वैल्यू क्या है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो fx1 क्या होगा, fx1 हो जाएगा आपका 2x1 अपॉन 1 प्लस x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2x2 अपॉन 1 प्लस x2 स्क्वायर। अब सिंपल सी बात है, इसमें यहां पर फैक्टराइज या कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूं कि 2 कैंसिल कर देता हूं। एक कैंसिल करने का जो कॉन्सेप्ट है तो वो ठीक बात नहीं है, मतलब मैथमेटिक्स इसको अलाउ नहीं करती है। मैं एक्चुअली 2 से डिवाइड कर रहा हूं दोनों तरफ, लेकिन कर देते हैं, अलग की बात है। ठीक है, तो जो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा x1 प्लस x1 x2 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा x2 प्लस x1 स्क्वायर x2, है ना। सबको एक तरफ शिफ्ट कर दो, फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो आएगा x1 प्लस x1 x2 स्क्वायर माइनस x2 माइनस x1 स्क्वायर x2 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करो इसको। देखो, ये जो x1 x2 एक पास लिख देते हैं और लिख देते हैं x1 माइनस x2 और प्लस यहां से x1 अब देखो ध्यान से, यहां पर x2 पॉजिटिव, x1 पॉजिटिव है, ध्यान रखिएगा। मैं यहां से अगर x1 x2 कॉमन लेता हूं तो x2 पॉजिटिव हो जाएगा और x1 निगेटिव हो जाएगा, तो मैं निगेटिव कॉमन लेता हूं, माइनस x1 x2, तो आएगा x1 माइनस x2। निगेटिव वाला पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला निगेटिव हो जाएगा, इक्वल टू 0। x1 माइनस x2 कॉमन ले लिया तो आ गया 1 माइनस x1 x2 इज इक्वल टू 0। अब चूंकि दो फैक्टर्स हैं तो जो आप करोगे x1 माइनस x2 बराबर 0, तो x1 की वैल्यू x2 आ जाएगी, और जब 1 प्लस x1 माइनस x1 x2 को 0 करोगे तो x1 की वैल्यू 1 अपान x2 हो जाएगी।
जरा इन देखिए ध्यान से, आप कहेंगे भाई x1 इज इक्वल टू x2 तो आ गया, तो ये 1 1 तो हो गया जी, नहीं, दोनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। या तो एक कंडीशन पॉसिबल ना होती, ये पॉसिबल नहीं है, तब चलेगा, ठीक है। क्योंकि यहां पर x1 इज इक्वल टू 1/x2 आ गया है, तो यहां पर ये दिख रहा है कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2। तो एक क्वेश्चन दिमाग में और आ गया आपको, मतलब ये तो आप सोल्यूशन देख ही रहे हैं, मतलब एक कंसेप्ट भी आपको क्लियर होना चाहिए कि भैया ये दोनों कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए। या तो पॉसिबल ना होता कि भाई ये जीरो नहीं हो सकता है, तो ये जीरो होता ही नहीं, तो ये कंडीशन फॉलो ना होती, ठीक है। सो इट इज नॉट 1 1, सो इट इज नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं होगा, ठीक। चलिए अब ऑन2 निकालने का तरीका क्या होता है? ऑन2 निकालने का यह तरीका होता है कि आपको यह दिखाना पड़ेगा कि जो आपका कोडोमेन है उसके सभी एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट के इमेज हैं। मतलब अगर हम कोडोमेन के पास जाएंगे और उसे पूछेंगे भैया तुम किसके इमेज हो, तो कहेगा वो देखो डोमेन में हमारे चचा बैठे हुए हैं, वो मेरे प्री इमेज है। अगर कोई कोडोमेन का ऐसा एलिमेंट है जिसका कोई भी इमेज नहीं है या जो किसी का इमेज नहीं है, तो वो फिर ऑन2 नहीं होगा, ठीक। क्या तरीका होता है? इसके पहले तरीका आपने पढ़ा है, इसमें क्या करेंगे आप? करेंगे ये कि आप इसको y मान लेते हैं, 2x1 भाई देखिए ये इसके पहले क्वेश्चन लगा चुके हैं आप, ये y होता है y इज इक्वल टू fx, इसको y मान लेते हैं और x की वैल्यू y की टर्म में निकालते हैं पहले, ठीक है। y बोले तो कोडोमेन का एलिमेंट है ना, हमने मान लिया कि लेट, नेक्स्ट पे लेते हैं, लेट 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। इसमें x जो है ना वो डोमेन का एलिमेंट है और जो 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना वो कोडोमेन का एलिमेंट है। पढ़ के यहां आइएगा, देखो ये प्री वाई क्यूज हैं, प्री वाई क्यूज बोले तो आपने कंसेप्ट पढ़ लिया होगा, ठीक है। अब इसमें हमें x की वैल्यू y की टर्म निकालनी पड़ेगी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर आएगा 2x इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई। मैं इसको लिखा रहने देता हूं, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। देखो y में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो इसको अगर इस तरीके से हम समझें कि ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे a यहां पर जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है y है, b यहां पर माइनस का जो y का कोफिशिएंट है, सॉरी क्या बोल रहा हूं, x का कोफिशिएंट है वो माइनस का 2 है और c यहां पर y है। तो आप जब धराचार्य फॉर्मूला लगाएंगे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। और एक खास बात, ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला ही हम कहते हैं, वेस्टर्न कंट्री वाले नाला इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं, वो नहीं कहते धराचार्य। मेरे एक स्टूडेंट ने वो यूएस में था तो उसने टीचर से बताया होगा कि दिस इज द फॉर्मूला गिवन बाय द इंडियन मैथमेटिशियन दैट इज श्रीधराचार्य, तो he has not admitted, his teacher has not admitted, well, no it is a quadratic formula, वो बदतमीजी करते हैं, है ना, सबके धराचार्य का फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो माइनस का बी यानी 2 प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर बोले तो 4 माइनस 4 इंटू ए हो गए वाई, सी बोले तो वाई अपान 2a, ए बोले तो यहां भी वाई। अब जरा समझिएगा, तो 2 प्लस माइनस, सावधान इस रूट के अंदर से 4 कॉमन हो जाएगा, 2 बाहर लिख लो, अंडर रूट के अंदर बचेगा 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान 2y, 2 ऊपर से कॉमन लेके काट दोगे तो आएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान वाई। अब जरा समझिएगा, हमको कोडोमेन के वे सभी एलिमेंट निकालने हैं जो डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट के लिए इमेज हो। आपको उसको रेंज कहते हैं, आपको बताया गया था कि रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, ठीक है। तो हमको y की वो वैल्यू निकालनी है जिसके लिए x डिफाइंड हो। लॉजिक समझ में आ गया ना? फिर समझिएगा, मतलब ये आपका डोमेन है जो कि रियल नंबर है, यहां पर x एलिमेंट्स हैं, ये आपका कोडोमेन है जो कि रियल नंबर है, यहां y एलिमेंट है। तो हम y की तरफ जाएंगे और y से कहेंगे भैया आप किसकी इमेज हो, तो कहेगा वो देखो चाचा हमारा बैठा हुआ है,
ऊ का इमेज है, ई का इमेज है, तो हम कहेंगे अच्छा ई, तो ई इसका इमेज है, ई उसका प्री इमेज है। तो ये y की वो वैल्यू निकाली है जिसके लिए x डिफाइंड हो, मतलब y कोई ऐसा नंबर ना आ जाए कि x डिफाइंड ना हो, यानी ये इमेजिनरी ना आ जाए। लेकिन गड़बड़ यहां पर ये आ रहा है कि y भाई साहब रूट के अंदर आए हुए हैं, ठीक है। तो x के डिफाइंड होने के लिए, यानी x की रियल वैल्यू के लिए, x बोले तो ये, यानी फॉर रियल वैल्यू ऑफ x, फॉर रियल x के लिए पहली बात तो 1 माइनस वाई स्क्वायर शुड बी ग्रेटर आर इक्वल टू 0। रूट के अंदर जो वैल्यू है ना वो निगेटिव नहीं होनी चाहिए, ठीक। यानी कि 1 माइनस 1 इज ग्रेटर आर इक्वल टू वाई स्क्वायर, या उल्टा लिख दो वाई स्क्वायर इज ग्रेटर लेस आर इक्वल टू 1। तो अगर हम स्क्वायर रूट हटाएंगे तो आपने पढ़ा होगा कि y इज ग्रेटर आर इक्वल टू -1 लेस आर इक्वल टू 1। यानी आपकी जो y की वैल्यू है ना, जो y की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, वो इसके हिसाब से -1 से 1 के बीच होनी चाहिए, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। एक और खास बात, अगर y को 0 यहां कर देंगे ना भैया तो डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा, तो x इंफिनिटी आ जाएगा, तो y 0 यहां पर नहीं हो सकता है। तो यानी कि y की केवल ये वैल्यू, y की केवल ये वैल्यू है आपके पास जिसके लिए x डिफाइंड है, और भैया y तो रियल नंबर है, सॉरी कोडोमेन तो रियल नंबर है। यानी हम कह सकते हैं कि पूरी की पूरी कोडोमेन इसमें नहीं आ रही है। भाई रियल नंबर है ना कोडोमेन, उसमें तो -2 भी है, -3 भी है, माइनस अप टू यहां पर है 1 2 3 4 0 सब है। तो आप लिखेंगे कि रेंज इज सबसेट ऑफ कोड, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, यानी रेंज इज सबसेट ऑफ, रेंज लिख रहा हूं, आर बोली तो रेंज, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, यानी कि कोडोमेन के सभी एलिमेंट डोमेन के सभी एलिमेंट्स के प्री इमेज नहीं है, सो इट इज नॉट ऑनटू, सो इट इज नॉट ऑनटू, सो इट इज नॉट ऑनटू, ये ऑनटू नहीं होगा। समझ में बात आई? तो ये बात समझ में तो आ गई ना, है ना। अच्छा एक चीज और, ये ऑनटू तो नहीं है, क्वेश्चन आगे आपसे कह रहा है कि भैया अगर ये ऑनटू नहीं है तो आप ऑनटू वाला एक ये बताओ कि एक कोई सेट ए बताओ, कोई सेट ए बताओ कि फंक्शन ऑनटू हो जाए। तो ऑनटू होने का मतलब होता है ए में वो एलिमेंट हो जो इसके सभी एलिमेंट के इमेज हो। तो वही आपको जो -1 से 1 आप लिए हो ना, वही आपका ए हो जाएगा। तो एक तरीके से आप कहेंगे जो ए सेट आप मांग रहे हो ना, जो सेकेंड पार्ट वाला, जो फॉर ऑनटू एफ सच दैट आर टू ए, तो ए क्या होना चाहिए, ए यही होना चाहिए -1 से 1, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। कुछ लोग इस 0 को नहीं बता रहे, हमने देखा कहीं पर एक आध सोल्यूशन इसका देखा गया है, उसने 0 नहीं लिखा है, जबकि 0 होना चाहिए, है ना, इसमें इसका पार्ट होना चाहिए। तो ये आपका 32 का फर्स्ट पार्ट है। 32 का सेकेंड पार्ट देखिए, ये कह रहा है कि रिलेशन आर डिफाइंड ऑन n क्रॉस n where n is a set of natural numbers such as ABRCD is equal to A minus C is equal to B minus D, show that R is an equivalence relation। सावधान, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, तो अगर मैं C को उधर ले आऊं और D को उधर ले जाऊं, तो ये A प्लस D इज इक्वल टू B प्लस C है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन का जो है ये कंसेप्ट था, जिसको कि हमने पढ़ा है, नहीं याद है, छोड़ो, देखो ध्यान से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस रिलेशन को समझेंगे दिया किस प्रकार से है। ये रिलेशन कुछ ऐसा दिया है कि एक ऑर्डर पेयर, भाई होता क्या है कि हमेशा रिलेशन एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ रखता है, लेकिन चूंकि यहां पर जो सेट आपका दिया है वो ऑर्डर पेयर में लिखा है ए बी, और दूसरा सेट दिया है ऑर्डर पेयर में सी डी, इसलिए ए बी आर सी डी लिखा गया है ना। मतलब होता है यहां पर एलिमेंट जो लिए जाएंगे वो ऑर्डर पेयर में लिखे जाएंगे, ठीक है। अगर इस गिवन रिलेशन को देखें तो रिलेशन कुछ ऐसा दिया है, ए बी आर सी डी implies बाई ए माइनस सी इज इक्वल टू बी माइनस डी।
जनरल फार्मूला जो आपकी बुक के एग्जाम्पल में लिखा होगा उसमें लिखा होगा a प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, एक ये क्वेश्चन था, एक a इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी, एक ये क्वेश्चन था। ये उसी का डुप्लीकेट है, वही चीज यहां लिखी है, जरा समझिएगा। लिखा वही है लेकिन इस तरीके से लिखा, सुनो ध्यान से। अगर हम इस ऑर्डर पेयर में भाई कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन, तो इक्विवेलेंस के लिए हमारे पास रूल क्या होता है? वह रूल ये होता है कि आप यहां पर ये दिखाइए कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, ठीक है। पहले इसको देखिए ध्यान से। अगर ध्यान से आप देखो तो इस ऑर्डर पेयर का ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है, ये थर्ड एलिमेंट है, ये फोर्थ एलिमेंट है ना, चार एलिमेंट है। ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है, थर्ड है, ये सेकंड एलिमेंट है और ये फोर्थ एलिमेंट है। यानी कि फर्स्ट माइनस थर्ड इज इक्वल टू सेकंड माइनस फोर्थ। इस रूल को अगर हम फॉलो करा दें तो हम कहेंगे कि ये जो कंडीशन दी है इस कंडीशन को फॉलो करता हुआ रिलेशन है। अब देखो सबसे पहले हम निकालने जा रहे हैं कि भैया क्या रिफ्लेक्सिव इस रूल को फॉलो करता है। पहला मैं लेने जा रहा हूं रिफ्लेक्सिव, मतलब मुझे यह दिखाना पड़ेगा क्या एक ऑर्डर पेयर ए बी आर ए बी डिफाइंड है कि नहीं। ठीक, अब देखो है कि नहीं हमको नहीं मालूम, सावधान। इसका फर्स्ट एलिमेंट कौन है? ए है, तो ए लिख दिया, माइनस थर्ड एलिमेंट कौन है? ए है, तो ए माइनस ए की वैल्यू क्या है? 0। ऐसे ना लिखो, हियर आप कहेंगे अगर फर्स्ट माइनस थर्ड करेंगे तो 0 आएगा, ठीक। सेकंड में फोर्थ माइनस होना चाहिए, एंड तो सेकंड में फोर्थ माइनस करेंगे तब भी 0 आएगा। तो यानी कि आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि a माइनस ए और b माइनस बी बराबर है। यानी ये जो रिलेशन है वो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। सो r इज रिफ्लेक्सिव, r इज रिफ्लेक्सिव। R यहां पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन को फॉलो कर रहा है। समझ में बात आ गई है? मैं इसी पेज में रह करके आपकी समस्याएं हल करूंगा। अब मैं सिमेट्रिक की बात करने जा रहा हूं कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। सिमेट्रिक में क्या करेंगे? हमने रिलेशन लिया ए बी आर सी डी, जो कि इस प्रकार के रूल को फॉलो कर रहा है, ए माइनस सी इज इक्वल टू बी माइनस डी। आप इसको प्रूफ क्या कर दें? अगर मैं ये प्रूफ करके दिखा दूं कि इसकी वैल्यू सी डी आर ए बी भी है तो काम चल जाएगा ना। मैं ऐसा प्रूफ कर दूं तो उसके लिए क्या प्रूफ करना पड़ेगा? जब मैं सी डी आर ए बी प्रूफ करने की बात करूंगा तो मेरे पास ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा, ये फोर्थ होगा। यानी सी माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस डी होना चाहिए। अगर इस सेकंड है डी माइनस बी, डी माइनस बी होना चाहिए। अगर ऐसा हम ले आवे तो इसको सी डी आर ए बी लिखा जा सकता है। ए बी आर सी डी तो हम लेके चल रहे हैं, जैसे आप करते थे ना, एक्स आर वाई लिखते थे और प्रूफ कर देते थे इक्वल टू वाई आर एक्स। अब चूंकि यहां पर एक्स और वाई जो एलिमेंट हैं वो ऑर्डर पेयर में लिखे हैं तो ऑर्डर पेयर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ए बी आर सी डी लेके चले हैं। अब सुनो ध्यान से, हमको ये लाना है। ये बताओ क्या इसमें माइनस से मल्टीप्लाई किया जा सकता है? तो अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या इसको c माइनस ए इज इक्वल टू डी माइनस बी नहीं लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है ना। तो अगर मैं ऐसा लिख देता हूं और इस रूल को देखता हूं तो ये फर्स्ट एलिमेंट, ये थर्ड एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट, ये फोर्थ एलिमेंट, तो इसको क्या सी डी आर ए बी नहीं लिखा जा सकता? लिखा जा सकता है ना। यानी कि ए बी आर सी डी आर ए बी ही बन सकता है। सो आर इज सिमेट्रिक। ये सो आर है, सोर ना पढ़ लेना, ठीक है। अब मैं रिफ्लेक्सिव प्रूफ हो गया, अब मैं ट्रांजिटिव प्रूफ करने जा रहा हूं। ट्रांजिटिव थोड़ा लेंदी है, जरा समझने की कोशिश करिए। ट्रांजिटिव कैसे प्रूफ होगा? देखो ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में क्या किया हमने, कहा भाई एक रिलेशन है ए बी आर सी डी, ठीक, जो कि इस रूल को फॉलो कर रहा है।
ए माइनस सी इज इक्वल टू बी माइनस डी, ये पहली बात है। और दूसरा रिलेशन है सी डी आर ई एफ, क्योंकि एक और ऑर्डर पेयर हमको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। इसमें फर्स्ट हो गया सी माइनस थर्ड हो गया ई इज इक्वल टू सेकेंड हो गया डी माइनस एफ। ये दो रूल्स हो गए। अब लाना क्या है, क्या आ जाए कि ये ट्रांजिटिव हो जाए। जरा सावधान, अगर आप ध्यान से देखो, अगर ए बी आर ई एफ लाना है, अगर ए बी आर ई एफ इसके इक्वल टू लाना है, तो फर्स्ट इसका हो गया ए, थर्ड हो गया इसका ई, सेकेंड हो गया इसका बी और फोर्थ हो गया इसका एफ। यानी आपको कहीं ना कहीं से ए माइनस ई इज इक्वल टू बी माइनस एफ लाना पड़ेगा। समझ में बात आ गई? कैसे आएगा, जरा सावधान। अगर ध्यान से आप देखिए, पहले इसको हम अलग हटा दें कि हम लाना क्या चाहते हैं, इसका हम बाद में यूज करेंगे, इधर तुम बैठे रहो। देखो a माइनस ई लाने के लिए अगर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया जाए तो c और c कट जाएगा और e माइनस ई आ जाएगा, d और d कट जाएगा और b माइनस एफ आ जाएगा। तो आप लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो ऐड करेंगे तो c कटेगा, तो आएगा a माइनस ई इज इक्वल टू बी माइनस एफ। a माइनस ई इज इक्वल टू बी माइनस एफ। तो इस रूल को क्या ए बी आर ई एफ नहीं लिखा जा सकता? लिखा जा सकता है। सो आर इज ट्रांजिटिव, सो आर इज ट्रांजिटिव, इसलिए आर ट्रांजिटिव होगा। आप लिखेंगे एज आर इज सिमेट्रिक, आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक and transitive, so R is an equivalence relation, equivalence। राइटिंग थोड़ा मेरी गंदी है, जल्दी लिखता हूं जल्दी हो जाए। तो ये आपका 32 का बी पार्ट है। ए या बी दो में एक ही करना था, तो ये हो गया। समझ में बात आ गई? क्वेश्चन नंबर 33 देखिए जरा। क्वेश्चन क्योंकि 3D का है और 3D के बारे में कहा जाता है कि अगर 3D को 3 डायमेंशनली आपने सोच लिया देन यू विल गेट द आंसर, but if you see the search the formulae then you cannot get the answer। नहीं, हम ये नहीं करें you cannot get the answer। तो समझिएगा, क्वेश्चन कहता है find the equation of the line which bisect the line segment joining the point A and B। अब यानी एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जो इन दो पॉइंट्स को बाइसेक्ट, इन दो पॉइंट के बाइसेक्टर से पास हो रही है। लेकिन दिक्कत, बाइसेक्टर तो एक पॉइंट होगा। तो समझिएगा भाई, इन दो पॉइंट का, अगर ये दो पॉइंट ए और बी हैं, मान लीजिए ये ए और ये बी है ना, और ये इसका मिड पॉइंट है, ये बाइसेक्टर है। अब इससे कोई लाइन पास हो रही है, मान लीजिए इससे लाइन पास हो रही है, वो आपसे इसका इक्वेशन आपसे पूछ रहे हैं, तो भैया ये पॉइंट आपको मिल जाएगा, तो उससे काम नहीं चलेगा ना, क्योंकि लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए उसके डीआर चाहिए आपको। तो आगे कंडीशन कहा उन्होंने, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस, ये दो लाइंस गिवन है, ठीक है। यानी कि आप उस लाइन का इक्वेशन निकालिए जो इन दोनों पॉइंट के बाइसेक्टर से पास हो रही है। अब वही बात है कि बाइसेक्टर बोले तो वन पॉइंट यू नो, बट यू डोंट नो द डीआर्स ऑफ द लाइन। तो उन्होंने एक कंडीशन दे दी कि जो आपकी लाइन आपने निकाली है ना, वो इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर कंडीशन लगा देंगे। तो मैं अगर आपसे कहूं कि क्वेश्चन कुछ कुछ समझ में आपको आ रहा है तो आप मान जाओगे, ठीक है। अब जरा समझने की कोशिश करो, ठीक है। पहले हम पॉइंट लेते हैं, फिर हम बात करते हैं। सावधान, थोड़ा नेट वीक आ रहा है, ये कुछ गड़बड़ कर रहा है, ये हैंग हो रहा है। देखो, सबसे पहले आपके पास दो पॉइंट गिवन है, जरा समझने की कोशिश करो। दो पॉइंट गिवन है, ए और बी, है ना, और ए का कोऑर्डिनेट है आपका 2, 3, 4 और बी का कोऑर्डिनेट है 3, 4, 5, 8। इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट का एक मिड पॉइंट होगा, तो C इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन। अब C का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप जानते हैं x1 + x2/2, y1 + y2/2, यानी 2 + 4 यानी 6/2 बोले तो 3, 3 + 5 8, 8/2 बोले तो 4,
4 + 8 12/2 बोले तो 6, यानी आपकी जो लाइन है ना वो 3,4,6 से पास हो रही है। ठीक है, आपकी जो रिक्वायर्ड लाइन है कुछ ऐसी है। अब वो टेढ़ी है मेढ़ी है ये हमको नहीं मालूम है, लेकिन ऐसी है लाइन। ठीक है, अब प्रॉब्लम है इस लाइन का इक्वेशन तो निकाल लेंगे, इस लाइन का नाम एल दे दो, इस लाइन का इक्वेशन तो निकाल लेंगे, लेकिन ये लाइन का इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन ऑफ लाइन एल, इक्वेशन ऑफ लाइन एल। तो लाइन जिस पॉइंट से पास हो रही है उस पॉइंट का नाम दे दो x1 y1 z1। इस पॉइंट का नाम दे दिया हमने x1 y1 z1। अब आप कहेंगे भाई इस लाइन के डीआरस नहीं मालूम, चलो डीआरस भी मान लो ए बी सी। तो इक्वेशन क्या आएगा? इक्वेशन ऑफ लाइन आएगी x माइनस x1 अपान ए इज इक्वल टू y माइनस y1 अपान बी इज इक्वल टू z माइनस z1 अपान सी। ये आप जानते हो। ये नहीं कहना ये कहां से आया, क्यों PIQ बोले तो यू हैव ऑलरेडी रेड द होल सिलेबस। ठीक है, क्यों आप क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो x माइनस x1 बोले तो 3 अपान ए इज इक्वल टू y माइनस y1 बोले तो 4 अपान बी इज इक्वल टू z माइनस 6 अपान सी। ये आपकी इक्वेशन रिक्वायर्ड है ना। अब जो इक्वेशन दी गई है वो कौन सी है, जरा देखो, इसको पहचानो। हम यही लिखेंगे थोड़ा सा। ये जो इक्वेशन गिवन है उसको देखो जरा। ये x माइनस 8/3 y प्लस 19/6 माइनस 16 z माइनस 10/7, ये लाइन अगर देखा जाए तो 8 माइनस 19 10 से पास हो रही है, और इसके डीआरस हैं, यानी इस लाइन के जो डीआरस हैं वो 3 माइनस 16 है ना। इस लाइन का इक्वेशन 2 डाल दीजिएगा, अलग नोट करिएगा। ठीक है, और ये जो लाइन है इस लाइन का इक्वेशन 3 डाल दीजिएगा। और ये लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है? 15, 29, 5 से पास हो रही है, और इसके डीआरस हैं 3, 8, -5। इसके डीआरस को दे दो A1, B1, C1, और इसके डीआर का नाम दे दो A2, B2, C2। ठीक है, अब आप कहेंगे देखो भैया हमारी जो लाइन है ना वो लाइन 2 के परपेंडिकुलर है। तो जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो डीआर का रिलेशन क्या होता है? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। तो आप लिखेंगे लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2, सो कंडीशन क्या आने वाली है? कंडीशन आने वाली है आपकी A1 प्लस B1 प्लस C1 इज इक्वल टू 0। A1 क्या है? A1 है आपका 3, B1 है आपका -16, C1 है 7। मैं अपनी कॉपी भी देख लेता हूं। तो ये आएगा 3A माइनस 16B और 7 है ना, प्लस का 7C इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर इसको डाल दो 4, है ना। अच्छा, एंड लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 3। 3 के परपेंडिकुलर भी है। 3 बोले तो हाँ 1 2 3, हाँ 3 बोला था। तो कंडीशन क्या आएगी? कंडीशन आएगी आपकी A2 प्लस B2 प्लस C2 इज इक्वल टू 0। A2 B2 C2 क्या है? 3, 8 और -5, यही है ना। 3, 8 और -5, तो यानी ये आएगा आपका 3A प्लस 8B माइनस 5C इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके ABC की वैल्यू नहीं निकाली जा सकती, क्योंकि दो इक्वेशन से 3 वैल्यू कैसे निकलेंगी। तो आप इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तरीका क्या होगा? लेकिन सॉल्विंग इक्वेशन 4 एंड 5, सॉल्विंग इक्वेशन 4 एंड 5 क्या होता है? पहले A लिखो, फिर B लिखो, फिर C लिखो, फिर A लिखो। देखो अलग अलग टीचर का अलग तरीका होता है। वो A एक बार लिखते हैं और उल्टा मल्टीप्लाई करते हैं, हम 2 बार लिखते हैं सीधा मल्टीप्लाई करते हैं।
तो कोई ए का कोफिशिएंट यहाँ क्या है 3 है, यहाँ बी का -16 है, सी का 7 है और ए का फिर 3 है। दूसरे वाले में ए का 3 है, बी का 8 है, सी का -5 है और ए का फिर 3 है। तरीका क्या होता है, देखो ए अपान करेंगे तो बी और सी के जो कोफिशिएंट है उनका मल्टीप्लाई करना होगा ना, यानी इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस लगा करके इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मालूम है ना आपको। मतलब 16 पंचे 80 प्लस का 80 आएगा माइनस 57 56 आएगा इज इक्वल टू बी अपान, कुछ लोग इसी ए के नीचे बी लिख देते हैं, तो तरीका कुछ भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं। मेन जब ए लिखेंगे तो बी और सी के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई होना है। जब बी अपान लिखेंगे तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो ये आएगा आपका 7×21 माइनस 5 या 15, माइनस का 15 तो प्लस का 15 आएगा इज इक्वल टू सी अपान। जब सी अपान लिखेंगे तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जो रिजल्ट आएगा उसको माइनस करके इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8×24 माइनस 16×48 माइनस का तो प्लस का 48 और इसको आप मान लो के बराबर, है ना। क्या आएगा ए अपान 80 - 56 60 आएगा 24 इज इक्वल टू बी अपान 21 15 5 1 6 और 2 1 3 36, इसको सी अपान 8 4 12 और 4 2 6 1 7 72 इज इक्वल टू के आपने माना। तो ए की वैल्यू क्या आने वाली है 24 के, बी की वैल्यू क्या आने वाली है 36 के और सी की वैल्यू क्या आने वाली है 72 के। यहां तक बात समझ में आ गई। अब जब एबीसी की वैल्यू मालूम हो गई है तो एबीसी को उठाओ और इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एबीसी इन इक्वेशन नंबर 1। तो आपकी जो लाइन की इक्वेशन थी वो ये थी ना, ये थी ना। तो आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ एबीसी इन इक्वेशन नंबर 1। जब 1 में रखोगे तो इसको हटा दे रहे हैं हम, आपने नोट कर लिया होगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी x - 3 अपान ए की वैल्यू क्या आई है 24 के इज इक्वल टू y - 4 अपान बी की वैल्यू कितनी आई है 36 के इज इक्वल टू z - 6 अपान सी की वैल्यू क्या आई है 72 के। यही आपका आंसर हो गया। सही कहा मैंने जी नहीं। इस प्रकार के कंसेप्ट में आप जानते हैं कि आपको जो कॉमन फैक्टर होता है उसको काटना होता है। अभी साफ साफ दिख रहा है कि k से डिवाइड हो जाएगा और 12 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x - 3 अपान 12 दूनी 24 इज इक्वल टू y - 4 अपान 12 3 36 इज इक्वल टू z - 6 अपान 72। तो ये आपका इक्वेशन रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन है। समझ में आई बात नहीं आई, ये आपसे पूछ रहा था। देखो 3D है, आपको 3 डायमेंशनली सोचना पड़ेगा। हम बार बार बोलते हैं फिर बोल रहे हैं, ठीक है। देखिए 34 का ए पार्ट है, ए बोले तो ए करो या बी करो, तो हम इसे और को यहां पर क्रॉप कर दिया है, और को लिखा हुआ है ना, इसके बाद बी आएगा। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिसेस। एक बात ध्यान रखिएगा, जो मैट्रिसेस लिखा है इसको मार्टिन्स रूल कहा जाता है, मार्टिन्स रूल भी कहते हैं, ठीक है, मार्टिन्स रूल। तो अगर मार्टिन्स रूल भी आ जाए तो मैट्रिसेस का फॉर्म ही होता है ना। अब जरा समझिएगा, अब यहां ये जो इक्वेशन लिखे हैं 2 अपान एक्स प्लस 3 अपान वाई प्लस 10 अपान z इज इक्वल टू 4, 4 अपान एक्स माइनस 6 अपान वाई। देखो आप चाहो तो 1 अपान एक्स को u मान लो, ठीक, 1 अपान वाई को आप v मान लो, 1 अपान z को आप c मान लो। तो इक्वेशन बन जाएगा 2u प्लस uv, c अच्छा लगता है uv मानो, ठीक। तो 2u प्लस 3v प्लस 10w इज इक्वल टू 4। लेकिन हम क्यों माने भाई, जब मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं तो जहां पर uv लिखेंगे वहां 1 अपान एक्स 1 अपान वाई 1 अपान z लिख देंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो ऐसा मानने की जरूरत तो है नहीं, ठीक है, तो मत मानो। आप क्या लिखेंगे, राइटिंग द इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है। पहले तो आपने क्वेश्चन नोट किया, आप लिखेंगे राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म, राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म। थोड़ा ये लेंदी क्वेश्चन होता है, तो बहुत सावधानी से लगाइएगा। हम भी सावधानी से लगाएंगे, लेकिन गलती होने के चांसेस होते हैं। क्या मैट्रिक्स फॉर्म होता है, सबसे पहले तो आप एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट लिखते हैं ना,
यहां पर x, अब चूंकि यहां x नहीं है 1/x है, यहां जो 1/x के साथ आया हुआ है उसको 1 में x मान लो कि u जो लिखा है ये x है, तो ये कोफिशिएंट 2 आएगा, x का कोफिशिएंट 1/y का 3 आएगा, 1/z का 10 आएगा, पहली इक्वेशन का ना। दूसरे में 1/x का 4 आएगा, 1/y का -6 आएगा, 1/z का 5 आएगा। तीसरे में 1/x का 6 आएगा, 1/y का 9 आएगा, 1/z का -20 आएगा, ये लिखते हैं। और यहां क्या लिखा जाता है 1/x, 1/y, 1/z, जिसको मैंने कहा था UVW अगर आप मानते हो तो लिखा जाएगा, है ना। और इज इक्वल टू, ये जो इक्वल टू लिखा है क्या है 412। ये जो मैट्रिक्स फॉर्म लिखा है ये कुल मिलाकर के कुछ AX इज इक्वल टू B के फॉर्म में लिखा हुआ है और X इज इक्वल टू A इनवर्स B। ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसको दिमाग में रखिएगा। और ये मैट्रिक्स A है, इसका इनवर्स निकालना है। तो अगले पेज में हम जाएंगे, ये A नोट करेंगे, इसका इनवर्स निकालेंगे, फिर इस पेज में आएंगे और इसकी वैल्यू रखेंगे। ठीक है, अगले पेज चलते हैं। देखो सबसे पहला काम आपको डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालना पड़ेगा, यानी A की डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। निकालना आपको आता है 2, 3, 10, 4, -6, 5, 6, 9, माइनस का 20। डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन आपको याद होगा, है ना। आप चाहे रो के लांग खोलिए चाहे कॉलम के लांग खोलिए, जो आपकी मर्जी हो। ठीक है, मैं रो के लांग खोल रहा हूं। क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, ये रो कटेगा कॉलम कटेगा, 6 दूनी 12, 120 आएगा, माइनस 9 से 45 आएगा, माइनस का 3 लिखेंगे, प्लस माइनस लिखा जाता है। ठीक है, रो कट गया कॉलम कट गया, 4 दूनी 8, माइनस का 80 आएगा, माइनस 56 30, माइनस का 30 आएगा, प्लस का 10 लिखेंगे। क्यों प्लस माइनस आ रहा है ये नहीं लिखना आपको, लेकिन आपको जानना जरूरी है ना। रो कट गया कॉलम कट गया, नचौक 36, माइनस 36 प्लस 36, तो आ गया 2 इंटू 120 माइनस 45 करेंगे तो 75 आएगा, माइनस 3 इंटू 8 3 11, माइनस का 110 आएगा, प्लस का 10 इंटू 36 दूना 72 आएगा। अच्छी खासी वैल्यू आ रही है। ठीक है, 75 दूना 150 आएगा, माइनस माइनस प्लस 11 33, 330 आएगा, प्लस 720 आएगा, 150 330 720, ये 1200 आएगा, 1200 आएगा, विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब इनवर्स इज पॉसिबल, यानी गिवन सिस्टम इज कंसिस्टेंट, मतलब इनवर्स इज पॉसिबल का मतलब ये हो गया कि आप लिखेंगे सो गिवन सिस्टम is consistent and have unique solution। यूनिक सोल्यूशन, ठीक, ये तो मालूम हो गया कि यूनिक सोल्यूशन है, मतलब एक x की वैल्यू निकलने वाली है, एक y की वैल्यू निकलने वाली है और एक z की वैल्यू निकलने वाली है। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब आपको एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, है ना। इसको हटा दे, डिटरमिनेंट जरूरत पड़ेगी तो हम नोट कर लेंगे, 1200 आपको याद रखना है ना। अब आपको एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको इसके कोफैक्टर निकालने पड़ते हैं। ठीक है, याद है ना, हमने मान लिया कि लेट कोफैक्टर ऑफ ए इज सी। एक सी एक मैट्रिक्स है तो इसके कोफैक्टर हैं। कैसे लिखते हैं, सी इज इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। आप इसे नोट कर लीजिए, हम यहीं पे रब करके वैल्यू रखना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब देखो A11 हम निकालने जा रहे हैं, मैं यही एक एक करके निकालूंगा, इसी पेज में लिख दूंगा, अलग अगले पेज नहीं जाऊंगा। देखो ध्यान से, मैं A11 निकालने जा रहा हूं। पहली बात तो आप जानते हैं कि जब आप कोफैक्टर निकालते हैं तो -1 टू पावर रो प्लस कॉलम करते हैं, तो -1 टू पावर रो प्लस कॉलम करेंगे, है ना।
जब A11 निकालोगे तो नियम क्या होता है, इसके लिए करना है ना, इसकी रो को हटा देते हैं अपने मन में, इसके कॉलम को हटा देते हैं अपने मन में, है ना। फिर क्या करेंगे आप, इसका मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, 6 दूनी 12 120 आएगा, माइनस 9 × 45 आएगा, है ना। तो ये प्लस में आएगी वैल्यू, और 120 माइनस 45 करोगे तो क्या आएगा, 75 आएगा, 75 वैल्यू आ गई। यानी A11 की वैल्यू कितनी आ गई, 75, है ना। तो मैं एक काम कर देता हूं, A11 को लिखे देता हूं 75, साथ ही में निकलता जाए, क्या दिक्कत है ना। और इस A11 को हटा भी दो, A11 निकल आया, अब काहे के लिए हम इसका टाइम वेस्ट करें, ठीक। अब आपको यहां पे जाना है, A12 तो आएगा -1 टू पावर रो प्लस कॉलम, -1 प्लस A1 प्लस 2। क्या तरीका होता है, देखिए, ये जिस रो में है उसको हटा दीजिए, हटा दिया। ये आप ना करिएगा अपने बोर्ड में ऐसे, क्योंकि आप डिलीट नहीं कर पाओगे ना, ये तो समझाने के लिए मैं कर रहा हूं। ये कॉलम को हटा दीजिए, है ना। इसका मल्टीप्लाई ऐसे करोगे, 4 दूनी 8, यानी कि माइनस का 80 आएगा, और माइनस 6 × 30 30 आएगा। ये माइनस हो गया, 8 3 11 माइनस 110 आएगा, यानी A12 की वैल्यू आएगी 110। A12 आ गया 110, है ना। तो मैंने यहां पर 110 लिख दिया, यहां पर लिख दिया 110, A12 निकल आया, हटा दीजिए। आप ना रब कर दीजिएगा भैया, ये भी हटा दो, ये समझाने के लिए केवल बनाया गया है। अब हमको निकालना है A13 -1 टू पावर रो प्लस कॉलम, ठीक है। ये जिस रो में है उसको हटा दीजिए, जिस कॉलम में है उसको हटा दीजिए, हटा दिया। इसका मल्टीप्लाई ऐसे करो, 36 माइनस 36 माइनस का तो प्लस का 36 आएगा। देखो ये प्लस का आने वाला है, ये प्लस का 72 आएगा, तो प्लस का 72 हो गया, मैंने इसको हटा दिया और यहां लिख दिया 72, है ना। इसको हटा दिया, काम खत्म हो गया, इसको हटा दिया, ठीक। अब क्या निकालना पड़ेगा, A21, ये वाली वैल्यू, A21 -1 टू पावर 2 + 1, ठीक। ये जिस रो में है उसको हटा दीजिए, जिस कॉलम में है उसको हटा दीजिए, हटा दिया। 3 दूनी 6 माइनस का 60 आएगा, फिर माइनस 10 या 90 आएगा। देखो ये निगेटिव आने वाला है, और 9 से 15 150 निगेटिव आने वाला है, तो ये प्लस का 150 आने वाला है, ये प्लस का 150 आने वाला है। हम देख लेते हैं, क्योंकि मैंने लगा के इसको रखा हुआ है। तो 150 आ गया, इसका काम खत्म हो गया, हटा दो, ठीक है। इसका काम भी खत्म हो गया, हटा दो, A21 निकल आया। अब आपको A22 निकालना है, ये सब निकालना पड़ेगा आपको। अब ये मान लो जितनी देर में हम आपसे बातें कर रहे हैं उतनी देर में आप बातें मत करो, फटाफट पेन चलाते रहो, ठीक है। -1 टू पावर रो प्लस कॉलम। अब आप ये काम कर सकते हैं, आप कहेंगे -1 टू पावर रो प्लस कॉलम करके प्लस माइनस हमको याद है, कोई दिक्कत नहीं, लगा दो माइनस बाहर, ठीक है। देखिए A22 है, ये वाला रो हट गई, कॉलम हट गया, है ना। 3 2 दूनी 4 माइनस का 40 आएगा, माइनस 60 आएगा। देखो 40 4 60 और 40 100, माइनस का 100, और ये प्लस है तो माइनस का 100 आएगा। तो यहां पर आ गया माइनस का 100, ठीक है। ये काम खत्म, ये काम खत्म, है ना। अब A23 निकालना है, A23 निकालना है, -1 टू पावर रो प्लस कॉलम। अब आप जानते हैं प्लस माइनस आने वाला है ना, तो डायरेक्ट माइनस लगा दो बाहर ब्रैकेट, कोई दिक्कत नहीं है। A23 बोले तो ये 5 वाला कॉलम है नहीं, रो, ये रो हटा दो, ये कॉलम हटा दो, ठीक। 9 दूनी 18 18 आएगा, माइनस 36 को 18 18 आएगा, तो वैल्यू 0 आ गई, है ना। तो ये वैल्यू 0 आ गई, यहां पर 0 कर दो, है ना। इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, सब एक पेज में हो रहा है। A31 निकालने जा रहे हैं, -1 टू पावर 3 + 1, ठीक है। अब देखिए ये वाला एलिमेंट है, रो हट गई, कॉलम हट गया, ठीक। 5 × 15 15 आएगा, माइनस, और माइनस का 60 आएगा तो प्लस का 60 हो जाएगा। देखो बाहर प्लस आने वाला है, -1 की पावर 4 प्लस होता है,
और अंदर 15, 60, 75 आएगा, तो ये 75 आ जाएगा वैल्यू, इसकी वैल्यू भी 75 आ गई। ठीक है, ठीक है, ये काम खत्म, इनका काम खत्म। ठीक, अब A32 निकालिए, A32 निकालिए, डायरेक्ट लिख दो, माइनस आएगा, ये क्या लिख कर दें, आप प्लस माइनस कर सकते हो, ये हो सकता है। ये वाला एलिमेंट है 9 वाला, ये हटा दो, कॉलम हटा दो। ठीक, बाउंड्री 10 माइनस 10 चौक 40, तो माइनस का 30 आने वाला है, बाहर माइनस लगा है तो प्लस का 30 आएगा, इसको प्लस का 30 कर दो। ठीक, इसका काम खत्म हो गया है, इसका काम खत्म हो गया है, इसका काम खत्म हो गया है। अब A33 निकाल लो, ये प्लस आने वाला है, ये रो कट गई, ये कॉलम कट गया, 6 दूनी 12, माइनस का 12 और माइनस 4 तिया 12, तो माइनस का 24 आएगा, ये माइनस का 24 आ गया, माइनस का 24 आ गया। इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। ये क्या निकला, ये इसके कोफैक्टर निकले हैं। एडजॉइन ए क्या होता है, इसका ट्रांसपोज, जो एडजॉइन ए होता है वो होता है ट्रांसपोज ऑफ सी। ठीक है, ट्रांसपोज बोले तो रो को कॉलम में चेंज कर दो, कॉलम को रो में चेंज कर दो, है ना। तो जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 75, ये रो बन जाएगी कॉलम 100, 72, 150, माइनस का 100, 0, 75, 30, माइनस का 24, ये एडजॉइन ए आ गया, है ना। अब ए इनवर्स क्या होता है, हमने पढ़ा है कि ए इनवर्स जो होता है वो होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट आपने क्या निकाली है, डिटर्मिनेंट 1200 निकाली है, तो 1 अपॉन 1200, ये डिटर्मिनेंट 75, 150, 75, 100, माइनस 100, 30, 72, 0 और माइनस का 24। ये मैट्रिक्स है। अगर कॉमन निकालना है तो पूरे मैट्रिक्स से कुछ कॉमन आप निकालना चाहो तो निकाल लो। हमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, हमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। 5 कॉमन है तो क्या करें निकाल करके, 5 कॉमन है 25, तो 5 निकालो कॉमन, लेकिन यहां भी 5 नहीं है, नहीं कॉमन दिख रहा है, छोड़ो। हाँ 3, तो यहां कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है, छोड़िए। अब इस ए इनवर्स को उठाओ और इक्वेशन नंबर 1 जो आपने बनाया था यहां पर, यहां रख दो उठा करके, है ना। तो मैं इनवर्स रख करके फिर आपके पास आता हूं। देखो मैंने ए इनवर्स यहां रख दिया। एक क्वेश्चन आप हमसे पूछ सकते हो कि भाई ये बताइए, आपने जो ए को उधर शिफ्ट किया है ना, तो आपने ए इनवर्स बी लिखा, अगर मैं बी ए इनवर्स कर दूं तो भैया मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि एक इनवर्स का जो ऑर्डर है वो 3x3 है और बी का ऑर्डर 3x1 है। मल्टीप्लाई के लिए ये चीज इक्वल होनी चाहिए, है ना। अगर आपने पहले लिख दिया बी, यानी पहले लिख दिया 3x1 और बाद में ए इनवर्स किया, तो ये मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं लिखा जाता। ठीक है, अब मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, सावधान। कॉमन दिख नहीं रहा था कुछ, इसलिए हमने उस कॉमन लिया नहीं है। 1/1200, देखो पहली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम से। अब थोड़ा डायरेक्ट में करता हूं, 75 इंटू 4 300 आएगा, प्लस 150 इंटू 1 150 आएगा, प्लस 75 इंटू 2 150 आएगा। ठीक है, सेकेंड रो 100 इंटू 4 400 आएगा, माइनस का 100 आएगा, प्लस का 3 दूनी 6 60 आएगा, 600 नहीं आएगा 60 आएगा। थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम से 72 इंटू 4 288 आएगा और माइनस का 0 आएगा, प्लस का और माइनस का 48 आएगा, है ना। अब ये अगर सही है तो सब कुछ सही है। तो ये आ गया का 1/1200, 300 300 ये 600 हो गया, 1/1200 ये 600 आ गया। ये आएगा 403 और 3 में करेंगे 360 आएगा। नहीं सॉरी, ये कहीं गड़बड़ हो गया है, ये कहीं गड़बड़ हो गया है, पीछे पेज में गलती कर दी थी।
ये 110 है यहां पर, है ना, वो गलती कर गए थे, ये 110 यहां पर आएगा, ये 110 यहां पर आएगा ना, ये गलती कर गए, वही वैल्यू नहीं आ रही थी, हमने कहा कहां गड़बड़ किया है, ये 110 यहां पर आएगा, 110 यहां पर आएगा। तो यहां जो हमने पेज लिया है ये 110 है, यहां पर है 110 यहां पर है, तो 110 करेंगे जब 4 से तो 440 आएगा, ये 440 वोल्ट का झटका लगने वाला है, 440 आएगा, ये गड़बड़ कर गए हम, है ना। तो 440 और प्लस 60 500 में करेंगे तो 400 आएगा, वही हमने कहा कुछ गड़बड़ हो रहा है, ये 400 आएगा, है ना। और ये 288 में जो 48 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 8 में 8 गया 0, ये 240 आएगा, है ना। जब 1200 को अंदर ले जाओगे तो आएगा 600 बटे 1200, 400 बटे 1200, 240 बटे 1200, क्या आने वाला है। और अगर ध्यान से देखो तो इधर क्या चल रहा है, इधर चल रहा है 1/x, 1/y, 1/z। यहां क्या आया है 600 बटे 1200, 1/2 आएगा, 4 3 12, 1/3 आएगा, और ये कितना आएगा, ये 0 0 कट गया, और 12 दूनी 24, 12 कम 0, तो 1/5 आएगा, ठीक। तो जब आप कंपेयर करोगे तो 1/x इज इक्वल टू 1/2, यानी x की वैल्यू 2 आने वाली है, 1/y इज इक्वल टू 1/3, तो y की वैल्यू 3 आने वाली है, और 1/z इज इक्वल टू 1/5, तो z की वैल्यू 5 आने वाली है, ठीक। अब ये वैल्यू सही है गलत है ये आपको देखना पड़ेगा, एक मिनट रुकिए, हाँ ठीक है, 1/x, 1/2, 1/y, हाँ ठीक है। अब ये सही है गलत है, इसके लिए उठाइए इस वैल्यू को और पहले इक्वेशन रख दीजिए उठा करके, ठीक है। तो x की वैल्यू आई है 1/x, 1/y, हाँ ठीक है, 1/x, ठीक है। तो ये आपका 34 का ए पार्ट हुआ, ठीक है। ये वैल्यू सही है, इसके लिए क्या करो, चेक कर लो, x को 2 रखोगे 2/2 1 आएगा, y को 3 रखोगे 1 आएगा, 5 z को 5 रखोगे 2 आएगा, 4 आ रहा नहीं आ रहा, क्योंकि एक्स वाई जेड की वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है, तो आ गई वैल्यू, ठीक है। ये 34 का ए पार्ट है। अब बात करेंगे 34 के बी पार्ट की, जरा समझने की कोशिश करिएगा। 34 का बी पार्ट कहता है इफ a इज इक्वल टू 1 माइनस कॉट एक्स माइनस 1, तो a डैश a इनवर्स इज इक्वल टू माइनस कॉस 2x माइनस साइन 2x माइनस कॉस 2x। ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का भी क्वेश्चन है और इनवर्स सबको निकालना आपको पड़ेगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो आपको a इनवर्स निकालना पड़ेगा, है ना। तो a इनवर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये a हो गया, इसका डिटर्मिनेंट निकालो पहले, क्या होगा डिटर्मिनेंट 1 कॉट एक्स और माइनस कॉट एक्स 1, कैसे खोलेंगे 1 माइनस माइनस प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स क्या होता है, ये कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी है ट्रिग्नोमेट्री में, है ना, कॉसेक स्क्वायर एक्स, यानी ये 0 के इक्वल नहीं है। नहीं, अब 0 मतलब x की वैल्यू क्या आएगी हमको नहीं मालूम, फिलहाल 0 की वैल्यू नहीं है, कोई एक वैल्यू आई हुई है, तो यानी इनवर्स निकाल सकते हैं हम। इनवर्स निकालने के लिए हमने क्या कहा कि आप a का कोफैक्टर मान लीजिए कुछ, लेट, इसके पहले क्वेश्चन में आपने किया है ऐसे, कोफैक्टर ऑफ a इज b मान लिया, तो b क्या आने वाला है a11, a12, a21, a22, अलग से निकालने की जरूरत है नहीं, इसी में निकाल देते हैं। पहली बात a11 जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा, ठीक है, ये रो कट गया, ये कॉलम कट गया, 1 आएगा, ठीक। a12 जो भी आएगा निगेटिव आएगा, रो कट गया कॉलम कट गया, माइनस का कॉट एक्स आएगा तो प्लस हो जाएगा, फिर ये ठीक। a12 जो आएगा निगेटिव आएगा, भाई माइनस 1 टू पावर रो प्लस कॉलम होता है ना, तो जब a21 निकालोगे तो माइनस 1 टू पावर 2 प्लस 1 करोगे तो वैल्यू निगेटिव आने वाली है ना। ये रो कट गया कॉलम कट गया, माइनस का कॉट एक्स आएगा, और ये प्लस में आएगा, रो कट गया कॉलम कट गया, 1 आएगा। ये आपका आ गया 1 कॉट एक्स माइनस कॉट एक्स 1। ये क्या आया है, ये आया है आपका कोफैक्टर की मैट्रिक्स। अब निकालना क्या है, एडजॉइन ए निकालना है। एडजॉइन ए क्या होता है, बी का ट्रांसपोज, बी को ट्रांसपोज कर दो तो क्या आएगा, ये जो रो है ना वो बन जाएगा कॉलम,
और कॉलम अपने आप रो बन जाएगी। अब आपको ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स क्या आने वाला है, एडजॉइन ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट क्या निकली, कॉसेक स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स, और एडजॉइन ए क्या निकला है, 1 माइनस कॉट एक्स 1। थोड़ा राइटिंग गंदी है, उसको मैनेज करिएगा, ठीक है। अब आपको ए डैश इंटू ए इनवर्स निकालो, काम खत्म। ए डैश इंटू ए इनवर्स, ठीक है। आपको करना क्या है, ए डैश इंटू ए इनवर्स। देखो ए डैश की वैल्यू जो भी है, ए आपका है 1 कॉट एक्स माइनस कॉट एक्स 1, तो ए डैश आ जाएगा 1, तो ए आपके सामने लिखा है ना 1 कॉट एक्स, 1 कॉट एक्स है तो 1 कॉट एक्स यहां ए डैश आ जाएगा, और माइनस कॉट एक्स 1 माइनस कॉट एक्स 1 इंटू ए इनवर्स ये लिखा है, तो एक काम करो ना कि 1 अपान कॉसेक स्क्वायर एक्स बाहर कर दो, 1 अपान यहां बाहर लिख दो, बाद में जरूरत पड़ेगी लिख देंगे, और ये क्या आएगा 1 माइनस कॉट एक्स 1, ये आ गया, ठीक। अब यहां पर एक बार देख लेते हैं, आ रहा है ना 1 माइनस कॉट एक्स 1, 1 माइनस कॉट एक्स 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। प्रूफ क्या करना है वो बात की बात है ना, वो तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1 अपान कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब देखो पहली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम से 1 इंटू 1 1 माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक। इसका मल्टीप्लाई ऐसे करोगे तो आएगा माइनस का कॉट एक्स और माइनस का कॉट एक्स। इसका ऐसे करोगे तो आएगा कॉट एक्स प्लस का कॉट एक्स। इससे ऐसे करोगे तो माइनस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 1। अब देखो लाना है आपको कॉस 2x में, आइडेंटिटी क्या लगेगी वो बात की बात है। सबसे पहला काम तो आप इस पूरे सिस्टम को साइन कॉस में चेंज कर दो, ठीक है। पहला काम है इसको साइन कॉस में चेंज कर दो। एक काम करते हैं 1 अपान कॉसेक स्क्वायर को लिख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स, ठीक। 1 माइनस कॉट स्क्वायर को लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स। ये माइनस का 2 कॉट एक्स है ना, तो माइनस का 2 और कॉट एक्स को क्या लिखेंगे कॉस एक्स अपान साइन एक्स। ये कॉस 2x एक कॉट 2x है ना, तो लिखेंगे दो बार आए, सॉरी क्या बोल रहा हूं, कॉट एक्स प्लस कॉट एक्स 2 कॉट एक्स, इसको लिखेंगे 2 कॉस एक्स अपान साइन एक्स। ये आएगा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1। समझ में आई बात नहीं आई, मैंने कुछ नहीं किया, साइन कॉस में चेंज कर दिया। ये बाहर बैठा हुआ साइन स्क्वायर एक्स वेट कर रहा है कि हमको अंदर ले चलो, आई विल टॉक टू हिम, बाद में ले जाएंगे, पहले इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। साइन स्क्वायर एक्स देखो ध्यान से, यहां एलसीएम लोगे क्या आएगा, तो एलसीएम लोगे तो यहां पर आएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स। यहां आएगा माइनस का 2 कॉस एक्स अपान साइन एक्स। यहां पर आएगा 2, ये डिटर्मिनेंट थोड़ा बड़ी बनाइएगा, इसको कवर कर ले, 2 कॉस एक्स अपान साइन एक्स। यहां पर आएगा माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का साइन स्क्वायर एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स। सावधान देखो क्या सावधान समझिएगा, जब ये साइन स्क्वायर एक्स अंदर जाएगा, चूंकि डिटर्मिनेंट नहीं मैट्रिक्स है, सबसे मल्टीप्लाई होगा, तब यहां से करो मल्टीप्लाई तो साइन साइन कट जाएगा, तो ये बचेगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। जब यहां ले जाओगे तो एक साइन कट जाएगा, एक बचेगा, तो आएगा माइनस का 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। यहां जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो एक साइन कट जाएगा, तो आएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। यहां करोगे साइन हट जाएगा, तो आएगा माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। जरा समझने की कोशिश करो। अगर आपको यहां पर आइडेंटिटी मालूम हो तब हम आपसे बात करें। देखो ध्यान से,
हमने पढ़ा है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स cos 2x होता है, हमको यहां से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, ये बचेगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये क्या बचेगा cos स्क्वायर एक्स माइनस, एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा। अगर इसको ध्यान से देखो ये sin 2x लिखा है, तो माइनस का 2 sin 2x, ये sin 2x लिखा है तो 2 sin 2x, यहां माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस तो आएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। जरा ध्यान से देखिए अब आप, तो आ गया माइनस, सॉरी ये क्या लिख रहा हूं, ये लिखा है cos 2x, ये लिखा है cos 2x, तो क्या आएगा माइनस का cos 2x, यह आएगा माइनस का, एक मिनट, 2 sin x cos x sin 2x होता है, इस 2 से मतलब नहीं है, 2 sin x cos x sin 2x होता है ना, तो 2 यहां थोड़ी रहेगा, तो आ गया sin 2x, यह आएगा sin 2x और ये आ गया माइनस का cos 2x, ये प्रूफ करना था। ये आपसे जानना चाहते थे कि एडजॉइन आपको आता है, इनवर्स आपको आता है, मल्टीप्लाई आपको आता है और ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी आपको आती है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।